कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम आधुनिक भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी तक हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में बात किया और भारत कर्नाटक युद्ध, जो कर्नाटक 3 युद्ध हुए थे फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य, उनके बारे में बात की। अब हम यहाँ पर बंगाल के इतिहास के बारे में बात करेंगे, जो बंगाल के नवाब हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर मुर्शिद कुली खां के बारे में बात करेंगे, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान के बारे में बात करेंगे, सरफराज खान के बारे में बात करेंगे, अलीवर्दा खां के बारे में बात करेंगे और सिराजुद्दौला खां के बारे में सिराजुद्दौला के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बंगाल के नवाब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मुर्शिद कुली खां के बारे में बात करेंगे, जो 1727 ईस्वी तक शासन किए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां, पहले हिंदू ब्राह्मण था, यानी मुर्शिद कुली खां कौन थे? पहले हिंदू ब्राह्मण था, को बंगाल का दीवान बनाया था, ठीक है। तो औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मुर्शिद कुली खां को कहाँ का दीवान बनाया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बंगाल का, ठीक है। किसने बनाया था? तो औरंगजेब ने बनाया था, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खां एवं अजीम शान यानी औरंगजेब का पोता के बीच विवाद शुरू हो गया। और इस विवाद के चलते मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर लिया और इसके साथ ही उसने मुगल सल्तनत को दिए जाने वाला वार्षिक कर भी बंद कर दिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके समय 3 प्रमुख विद्रोह हुए थे। वो कौन कौन से? उदय नारायण सीतानारायण का विद्रोह और सुजाद खां का विद्रोह और नजाद खां का विद्रोह, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किन के बीच हुए थे और इनके बारे में हम बात करते हैं, चलिए हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि 1757 में मुगल बादशाह फारुखसियर ने इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि 1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिला दिया तथा एवं उड़ीसा को दीवानी भी मुर्शिद कुली खां के अंतर्गत आ गई, यानी मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब बन गया। और 1719 में क्या हुआ कि उड़ीसा को भी बंगाल में मिला दिया। इससे क्या हुआ कि वहाँ से जो उड़ीसा की दीवानी भी थी वो भी उसके अंतर्गत आ गई, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि मुर्शिद कुली खां इजारेदारी प्रथा का जनक था, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि इजारेदारी का प्रथा का जनक कौन था? इजारेदारी प्रथा का जनक कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मुर्शिद कुली खां, ठीक है। और इस प्रथा के अंतर्गत किसानों को उनकी आय बढ़ाने हेतु ऋण दिया जाता था, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण क्या, मुख्य उद्देश्य क्या था कि मुर्शिद कुली खां का उद्देश्य था कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए वो ऋण दिया करता था। तो इसे इजारेदारी प्रथा कहा जाता था, इसीलिए इसी इजारेदारी प्रथा का जनक कहा गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इसी काल में बंगाल में शासन की वंशानुगत प्रथा की शुरुआत हुई, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल में वंशानुगत प्रथा की शासन की शुरुआत किसके काल में हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सुजाउद्दीन मोहम्मद खान के बारे में बात करते हैं, जो 1727 से 1739 के बीच शासन किया। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि मुर्शिद कुली खां की 1727 में मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन मोहम्मद खान बंगाल के नवाब बना था, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सुजाउद्दीन मोहम्मद
खान जो बंगाल का नवाब बना तो कौन था, मुर्शिद कुली खां का दामाद था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इससे पहले उड़ीसा का उप सूबेदार था, यानी आपसे पूछा जाए कि बंगाल का नवाब बनने से पहले शुजाउद्दीन मोहम्मद खान कहाँ का सूबेदार था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि शुजाउद्दीन मोहम्मद खान बंगाल का नवाब बनने से पहले वो कहाँ का सूबेदार था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा का। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि वर्ष 1732 में बिहार को भी बंगाल में मिला लिया गया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि बिहार को कब मिला लिया गया बंगाल में, तो 1732 में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इसने 1732 में अलीवर्दा खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया और आगे चलकर यही शुजाउद्दीन मोहम्मद खान सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तो अलीवर्दा खान ने बिहार का उप सूबेदार किसे बनाया था, तो शुजाउद्दीन मोहम्मद खान को बनाया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर बात करते हैं सरफराज खान के बारे में बात करते हैं, जो 1739 से 1740 के बीच नवाब रहा। ठीक है, तो शुजाउद्दीन मोहम्मद खान की 1739 में मृत्यु के बाद उसका पुत्र सरफराज खान बंगाल का अगला नवाब बना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सरफराज खान किसकी मृत्यु के बाद बना था, तो शुजाउद्दीन मोहम्मद खान की मृत्यु यानी 1739 के बाद वो बंगाल का नवाब बना। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि इसने हैदर जंग आलम दौला हैदरगंज की उपाधि भी धारण की थी। किसने की थी, सरफराज खान ने किसकी उपाधि धारण की थी, हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरफराज खान एक अयोग्य और कमजोर शासक था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1740 में बंगाल के उप सूबेदार अलीवर्दा खान ने अपने सहयोगी हाजी अहमद एवं जगत सेठ की सहायता से विद्रोह किया और 1740 में सरफराज और अलीवर्दा खान के मध्य हुए गिरिया के युद्ध में सरफराज खान पराजित हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर अलीवर्दा खान की विद्रोह से उसकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे अलीवर्दा खां के बारे में, जो 1740 से 1756 के बीच नवाब रहा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि गिरिया के युद्ध के बाद 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का अगला नवाब बना। और नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल का नवाब बनते ही इसने मिर्जा मोहम्मद खां की उपाधि धारण की थी। तो आपसे पूछा जाए कि मिर्जा मोहम्मद खां की उपाधि किसने धारण की थी, तो अलीवर्दा खां की उपाधि धारण की थी। तो क्या बनने पर, बंगाल का नवाब बनने पर। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अलीवर्दा खान ने 2 करोड़ रुपए का नजराना तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भेजा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि अलीवर्दी खान ने 2 करोड़ रुपए का नजराना तत्कालीन मुगल बादशाह किसको, मुगल बादशाह जो था उसे कौन मुगल बादशाह को भेजा था, तो मोहम्मद शाह रंगीला को भेजा था। इसके एवज में मुगल बादशाह ने अलीवर्दा खां को बंगाल का नवाब स्वीकृत करने की घोषणा पत्र जारी कर दी। यानी 2 करोड़ रुपए भेजने के बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने यह घोषणा कर दी कि अलीवर्दा खां अब बंगाल का नवाब बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि अलीवर्दी खां बंगाल का प्रथम नवाब था जिसे मुगलों द्वारा आधिकारिक रूप से बंगाल का प्रथम नवाब घोषित किया गया। तो ये पॉइंट कई बार पूछा भी गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आधिकारिक रूप से बंगाल का प्रथम नवाब घोषित किसे किया गया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अलीवर्दी खां को बंगाल का प्रथम नवाब माना गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इसके शासनकाल में 1740 से 1751 तक हर वर्ष मराठों से इसका संघर्ष चलता रहा, जिससे अलीवर्दा खां को अच्छी खासी हानि पहुंची। अंततः 1751 में मराठों के साथ शांति संधि कर ली, जिसके अंतर्गत अलीवर्दा खां हर वर्ष मराठों को 12 लाख रुपए चौथ कर के रूप में देगा और उड़ीसा मराठों को सौंप दिया गया। ठीक है, तो उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया गया था, लेकिन इस संधि के तहत उड़ीसा को मराठों को सौंप दिया गया। ठीक है, तो यह पॉइंट आपको याद रखना है कि उड़ीसा को किसको सौंप दिए गए थे, तो मराठों को सौंप दिए गए थे। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है,
इसने अपने शासनकाल में अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दिया। यानी आपसे पूछा जाए कि अलीवर्दी खान ने ही अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दिया था, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल का कौन नवाब था जिसने अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार दिया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अलीवर्दी खान है। परंतु किलेबंदी और सेना रखने का अधिकार नहीं दिया था, यानी अंग्रेजों को किलेबंदी और सेना रखने का अधिकार नहीं दिया गया था। अलीवर्दी, अगला पॉइंट लिखा हुआ कि अलीवर्दी खां का कोई भी पुत्र नहीं था। अपने जीवन काल में ही इसने अपनी सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी चुना था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला के बीच क्या संबंध था, तो उसकी छोटी बेटी का पुत्र था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अलीवर्दी खां की मृत्यु के उपरांत 23 वर्ष की आयु में सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बना। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही उसका विरोध होना शुरू हो गया और विरोध करने वालों के मुख्यतः 2 गुट थे। तो 2 मुख्य गुट कौन कौन से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अलीवर्दी खां की बड़ी पुत्री घसीटी बेगम, जिसका विवाह ढाका के नवाब से हुआ था, जो स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहती थी, इसके सहयोग से उसके 2 दीवान राज बल्लभ और कृष्ण पल्लव थे। यानी जो सिराजुद्दौला था वो अलीवर्दी खां का छोटी बेटी का पुत्र था, लेकिन अलीवर्दी खां की बड़ी पुत्री का नाम क्या था, घसीटी बेगम था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। का विवाह ढाका के नवाब से हुआ था, जो स्वयं बंगाल की नवाब बनना चाहती थी। यानी बड़ी बेटी बंगाल की नवाब बनना चाहती थी, जबकि सिराजुद्दौला ही बंगाल का नवाब बना था, वो किसकी छोटी बेटी का पुत्र था। ठीक है, इसके सहयोग से 2 दीवान राजबल्लभ और कृष्ण बल्लभ थे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलीवर्दी खां की दूसरी पुत्री का पुत्र, जिसका विवाह पूर्णतः नवाब से हुआ था, उसका पुत्र शौकत जंग है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इसके विद्रोह के चलते 1756 में मानीहारी का युद्ध सिराजुद्दौला और शौकत जंग के मध्य हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की जीत हुई और शौकत जंग की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मानीहारी का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला और शौकत जंग के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 1756 में हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इसी समय काल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। इसी युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने अपनी कंपनियों की किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया और सिराजुद्दौला ने इस किलेबंदी का विरोध किया और इसके तत्कालीन रोकने का आदेश जारी किया, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी कंपनियों ने तो किलेबंदी रोक दी, परंतु अंग्रेजों ने कंपनी के किलेबंदी रोकने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सिराजुद्दौला ने किलेबंदी रोकने का विरोध किया, तो तत्कालीन रोकने का कड़ा आदेश जारी किया, जिसके परिणाम से फ्रांसीसी कंपनी ने तो किलेबंदी रोक दी, परंतु अंग्रेजों ने कंपनी की किलेबंदी रोकने से इनकार कर दिया था। तो क्या हुआ कि इसके साथ ही अंग्रेजी कंपनी 1717 में मुगल बादशाह फारूक सियर द्वारा दिए गए फरमान में दस्तक का भी गलत इस्तेमाल कर रही थी और बंगाल में किलेबंदी करना दस्तक का गलत उपयोग ही है। आगे चलकर यही प्लासी का युद्ध का मुख्य कारण बना था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? दस्तक था। ठीक है, उसका जिसका गलत उपयोग अंग्रेजी सेना कर रही थी, यानी अंग्रेजी कंपनी कर रही थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मुगल बादशाह फारूक द्वारा दिए गए फरमान दस्तक का भी गलत इस्तेमाल कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अंग्रेज। ठीक है, कब? 1717 में। तो यही कारण प्लासी की युद्ध बना था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बंगाल के इतिहास के बारे में बात की, जो बंगाल के प्रमुख नवाब थे उनके बारे में डिस्कशन किया। तो फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।